का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा कल का चैप्टर था प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें आपके 2 पॉइंट हो चुके थे और जिसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, उसके कारण और उसके उपाय हो चुके थे। तीसरा आता है प्रदूषण में मृदा प्रदूषण। मृदा बोले तो मिट्टी, भूमि। अब आज के अंधाधुंध विकास करते हुए जीवन शैली में हमने कई ऐसी चीज़ों का अत्यधिक उत्सर्जन करने लगे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसान करती है, जैसे वेस्ट, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच की बोतलें पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही साथ अत्यधिक चट्टानों का कटान, उससे निकला हुआ धुआं, ये सब ऊपर की जो मिट्टी की जो परत है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण और तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए और जनजीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। परंतु मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा वो जो उर्वरक परत है वो खत्म होती जा रही है। अब क्या करते हैं, मकान बनाते हैं तो मकान ऊंचा बनाना है तो कहीं से मिट्टी को भर के ले आए। अब वो ऊपर की जो मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ है और नीचे की मिट्टी कैसी है, वो अनुपजाऊ होती है। तो हम उपजाऊ मिट्टी को फिर उसको भराव में इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी है, भूमि है, वो उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। फिर अत्यधिक कल कारखाने निकलते हैं, उसमें से रसायन निकलते हैं, बहुत खतरनाक जहरीले रसायन उसमें से प्रवाहित उत्सर्जित होते हैं। वो सीधे हम कहाँ, वो किसको प्रभावित करते हैं, मिट्टी और पृथ्वी की ऊपरी सतह को प्रभावित करते हैं। अब कृषि है, कृषि के लिए हम कीटनाशक और खाद, यूरिया, पता नहीं कितने तरह के रसायन हम इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं ना कहीं मिट्टी की ऊपर की जो परत है उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। फिर है धातुओं, कांच, चमड़े के टुकड़े, कांच के टुकड़े, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबड़, रुई, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत में मिल जाते हैं और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब जो ये मिट्टी प्रभावित होती है, ऊपरी की जो उपजाऊ मिट्टी है जो ये प्रभावित होती है, तो इसके प्रभाव मानव जीवन पर अत्यधिक पड़ते हैं, है ना। अब इसके प्रभाव जब कोई किसी चीज की गुणवत्ता में कमी आएगी तो प्रभाव तो पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कि इससे जब भूमि प्रदूषित होती है तो कई प्रकार के जीवाणुओं का, विभिन्न प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होते हैं और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और धूल, जो हम चट्टानों काटते हैं, धूल, इससे कई लोगों को दमा और गले के कई रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे हम रसायनों का प्रयोग करके अगर फसल उगाते हैं तो वह फसल जो है वह भी कई प्रकार से अनुपयुक्त होती है ना। फिर जब हम मिट्टी को कटाव करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, ऊपर की परत को नुकसान पहुंचता है और मिट्टी का कटाव होता है, जिससे नदियों का रास्ता बदल जाता है, बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है और कई प्रकार से समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जब भूमि दूषित होती है तो जल भी दूषित होता है, जिससे जलीय जीवों का जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है। आपने देखा होगा
कई जब वनस्पति नहीं होगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो क्या कारण, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कई सारे जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं और कई प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब देखें राइनोसोरस है, गैंडा जिसको कहते हैं, कितने बचे, गिने चुने। हाथी कितने बचे, गिने चुने। बाघ कितने बचे, गिने चुने, है ना। क्या चीज बची है जो मानव के हित में है, वो चीज बची है, गाय भैंस बकरी, है ना, और मुर्गे, क्योंकि वो मनुष्य के इस्तेमाल में आते हैं। जो हमारे इस्तेमाल में नहीं थे, जंगली जानवर, उनको हमने किस स्थिति में पहुंचा दिया है, विलुप्त की कगार पर, एक्सटिंक्शन के उसके कगार पर हमने उनको पहुंचा दिया है। ठीक है, अब मृदा प्रदूषण, उसके प्रभाव बहुत प्रभाव हैं, अगर देखें तो समय कम पड़ जाएगा, इतने प्रभाव हैं, और ये प्रभाव पड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आज के समय में उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। खाद्यान्न में वो गुणवत्ता नहीं रही जो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो अनाज में गुणवत्ता होती थी, वह अब नहीं रही। ठीक है, अब आ जाते हैं उपाय। मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय। ठीक है, अब उपाय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें जिससे पर्यावरण और भूमि को नुकसान पहुंचता है ना। अब आपने देखा होगा कि जो हम ये कचरा फेंक देते हैं खुले में, तो ये क्या करता है, सड़ जाता है। लेकिन यदि हम उसको कूड़े करकट को जो गड्ढा बना करके उसमें दबा दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें, तो कुछ प्रकार का जो है वो 1 महीने बाद, कुछ विशिष्ट प्रकार के 2 महीने बाद, मतलब समय के अंतराल पर वो स्वयं मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे खाद्यान्न से संबंधित जो है उस कचरे को अगर हम पृथ्वी में दबा देंगे गड्ढा करके, तो वो कुछ समय पश्चात एक खाद, कंपोस्ट खाद के रूप में पैदा हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय में मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है कि हम रिसाइकल करें चीजों को। ये नहीं कि हमारा फोन टूट गया, पापा जी नया फोन ला दो, अगर वो रिपेयर होने की स्थिति में है तो उसको रिपेयर करें। कोई भी चीज है उसको जब तक उसका इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे संसाधन जो सीमित मात्रा में है उन पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिसाइकिल मतलब किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं। फिर क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो, मिट्टी की गुणवत्ता में प्रभाव ना पड़े, ऐसे शोधित बीज बनाए जाएं जो कीटनाशक कम से कम इस्तेमाल करने पड़े, है ना। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मनुष्य को इन सब कामों पर अत्यधिक प्रभाव या जोर देना चाहिए। जिसके फलस्वरूप हम मृदा प्रदूषण को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका मृदा प्रदूषण। अब आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, देखो अगर कोई मध्यम आवाज में कुछ गा रहा है तो आपको कानों को कर्णप्रिय लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन यदि उसी आवाज को आप ज्यादा कर दे, जो हमारी क्षमता है सामान्य सुनने की, उसके तीव्रता को हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, वही आवाज हमें कर्कश लगनी लगेगी, कर्कश लगेगी और हमें सुनने में कतई अच्छा, कानों में और दर्द होने लगेगा। फिर किसी के सिर में दर्द हो जाएगा, किसी को जो है कह सकते हैं कि माइग्रेन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी एक क्षमता है, हर एक जो पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, प्रत्येक जीव जंतु मानव की सुनने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, तो हमारी जो क्षमता है वो भी अलग है। हम 10 से अधिक डेसिबल का शोर का सामना
नहीं कर सकते। लेकिन आजकल क्या है, और ऐसे आ गए हैं कि अगर वो कोई पीछे से बजा दे तो आदमी जो है शॉक में आ जाता है। सायरन होते हैं गाड़ियों में लगाए हुए, इतनी तेज आवाज करते हैं। फिर फैक्ट्रियां चलती हैं, फिर बुलडोजर चलते हैं, और वो आजकल सड़कें खोदने का काम चल रहा है, तो आप देखते हो कितना शोर करती है। कोई बस से जा रहा है, बसों की भी देखें, आपने देखा होगा हालत अच्छी नहीं होती बसों की। फिर हमारी सड़कें ऐसी हैं, तो ये जो शोर है तोड़ फोड़ करने से, हाँ, और नए नए निर्माण कार्य होते हैं, तो बड़े बड़े वाहन आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, ड्रिल मशीन है ना, तो ये क्या होते हैं, अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब तो अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, सुनने की जो हमारी क्षमता है उसको ये प्रभावित करते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव की हम बात करें, मनुष्य बहरा भी हो सकता है, उसकी सुनने की शक्ति जा भी सकती है, ठीक है, मानसिक तनाव हो सकता है, और कई अन्य सारे दोष भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर रात में कोई गाने चला दे पड़ोस में बहुत तेज, तो आपको नींद आएगी? या डीजे चल रहा हो और वहीं पे कोई सो सकता है? नहीं सो सकता। तो क्या होगा, आपके आराम में भी खलल पड़ेगा। और एक स्वस्थ जीवन के लिए नींद का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर अत्यधिक शोर होगा तो आपको सिर में दर्द होगा, नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर यदि कोई व्यक्ति लगातार शोर भरे वातावरण में काम करता है तो उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो सुनने की क्षमता है बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। समझ रहे हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, बहुत, आपने देखा होगा एयरपोर्ट दूर क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए, क्योंकि एयरपोर्ट को अगर शहर के नजदीक बनाएंगे तो वो इतना शोर करते हैं कि आप कान बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यदि बहुत तेज आवाज हो रही है, ना तो आप भजन कर सकते, ना पूजा कर सकते, ना कोई काम कर सकते, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, क्योंकि टीवी देख रहे हैं और कोई बाहर से ध्वनि आ रही है बहुत तेज, तो नहीं हो पाएगा, नहीं देख पाएंगे। फिर इससे क्या होता है, हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे चिड़चिड़ा हो जाएगा आदमी, उसके सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होगी। फिर कम सुनाई देने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, है ना, तो होगा कि नहीं होगा? तो फिर यही सारी चीजें हैं। और क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य में गुस्सा हो सकता है, उसके कार्य करने की क्षमता घट सकती है ना, तनाव हो सकता है, कान के पर्दे को भी फाड़ सकता है। 90 डेसिबल से लगातार काम करने में, 90 डेसिबल से ज्यादा लगातार काम करते रहने से मनुष्य बहरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? अब आ जाते हैं उपाय। ध्वनि प्रदूषण के उपाय, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो कारखाने हैं उनको हम क्या करें, साइलेंसर आता है, जैसे बाइक में होता है साइलेंसर, तो वो क्या होता है, एक बार खराब हो गया तो आदमी उसके जब तक चल रहा चलाओ नहीं, उसको अगर आपको लगे तो साइलेंसर लगाएं, नया साइलेंसर लगाएं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में साइलेंसर लगाए जा सकते हैं जो आवाज को कम कर देते हैं, जो ध्वनि के जो असर है उसको कम कर देते हैं। फिर अगर शोर में काम कर रहे हैं तो ईयर कैप आते हैं, आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज चलाते हैं तो कानों पे ईयर प्लग लगाते हैं। तो ईयर प्लग जो मनुष्य कारखाने में काम करते हैं उनको ईयर प्लग दिए जाएं, जिससे उनके कानों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर क्या होता है, फैक्ट्रियों में काम चलता रहता है, मशीनों की सर्विस होती थी, उनकी समय पे सर्विस की जाए, उनमें ऑयलिंग ग्रीसिंग ये सब अगर सही होगा तो घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होगा तो आवाज भी कम होगा, ठीक है। और जो घिसे पिटे कलपुर्जे हैं, मशीन है, उनको सबको हमें बदल देना चाहिए, ठीक है। आ जाता है अब आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण।
ठीक है। अब इसको हम कहते हैं नाभिकीय, यानी कि नाभिकीय विकिरण प्रदूषण। इसमें क्या होता है कि जैसे जो परमाणु बम होते हैं, अणु बम होते हैं, या विस्फोट करते हैं, या जो रेडिएशन जो होता है, कई जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनसे रेडियो तरंगें निकलती हैं। तो ये काफ़ी कम मात्रा में निकले तो नुकसान नहीं करती, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब ये रेस पड़ती है जो हमें दिखाई नहीं देती, ये क्या होती हैं, इन्हीं को कहते हैं हम रेडियोधर्मी विकिरण। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे किडनी, लिवर और आंतरिक जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, तंत्रिका तंत्र, इन सबको प्रभावित करते हैं। देखिए रेडियोधर्मी तो हमेशा रहता है, लेकिन वो एक सीमित रहता है। प्राकृतिक तौर पर रेडियो जो एक्टिव पदार्थ है या जो रेज हैं वो वर्तमान मौजूद तो रहती हैं, लेकिन उनकी मारक वो इतनी घातक नहीं होती जितनी जो हमने बनाए हमारे क्रियाकलापों के फलस्वरूप होती हैं। जैसे परमाणु बम, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे 1945 में, तो अब तक वहाँ पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो आज भी वहाँ पे लोग, जो पुराने लोग हैं और जो जन्म लेते हैं, आज भी उनके अंग क्षत विक्षत या विकृत होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। फिर होता है कि रेडियो विकिरण के कारण जो हम अत्यधिक विस्फोट, परमाणु बम, अणु बम, इन सब का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो रेडियोधर्मी एक्टिव बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके अत्यधिक बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आदमी की आयु में कमी हो सकती है, बालों का उड़ना हो सकता है ना, मोतियाबिंद हो सकता है, जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, हड्डियां गल सकती हैं, जीवन आयु कमी हो सकती है, शारीरिक विकलांगता हो सकती है, और क्या कह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम इन सब चीज़ों का जो रेडियो एक्टिव जो उत्सर्जन करते हैं उनको हम